बिहार, एक ऐसा राज्य जिसके बिना भारत की कहानी कह सकते हैं कि अधूरी है। आज हम इसी बिहार की राजनीति के कुछ दिलचस्प पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और थोड़ा गहराई से समझते हैं इसकी सियासत को। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। बिहार की सियासत में ये गर्माहट आज से नहीं, बल्कि हमेशा से रही है। तो चलिए इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, बिहार का इतिहास तो हमेशा से ही बहुत गौरवशाली रहा है। ये बुद्ध की ज्ञान भूमि है, सम्राट अशोक की राजधानी रही है और तो और आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम केंद्र। मतलब भारत के निर्माण में इसका योगदान जबरदस्त रहा है। लेकिन इतना सुनहरा अतीत होने के बावजूद आज़ादी के बाद का बिहार कई नई तरह की समस्याओं और चुनौतियों से घिरा हुआ था। तो देखिए, आज़ादी के बाद पूरे देश की तरह बिहार की सियासत पर भी कांग्रेस का ही दबदबा था। श्री कृष्ण सिन्हा पहले मुख्यमंत्री बने और ये भी एक बड़ी बात है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी बिहार की ही मिट्टी से थे। लेकिन सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी ना, वो थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सदियों से किसानों के शोषण का प्रतीक बनी हुई थी। पर शायद बिहार के भविष्य पर जिस एक चीज ने सबसे गहरा असर डाला, वो थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब ये क्या थी? ये केंद्र सरकार की एक नीति थी जिसके तहत देश में कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, खनिज और कच्चा माल वहां तक पहुंचाने का खर्च एक जैसा ही होगा। मतलब सारा खर्चा बराबर। आसान भाषा में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही थी। सुनने में तो ये अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका नतीजा बिहार के लिए सच में बहुत बुरा साबित हुआ। सोच कर देखिए, बिहार के पास कोयला, लोहा और न जाने कितने सारे खनिज थे। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगना ही नहीं है, तो कोई फैक्ट्री बिहार में क्यों लगाएगा? नतीजा ये हुआ कि सारे के सारे उद्योग मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बंदरगाहों और बड़े शहरों के पास चले गए। बिहार अपने प्राकृतिक फायदों से पूरी तरह वंचित हो गया और एक ऐसे चक्कर में फंस गया जिसने दशकों तक उसके औद्योगिक विकास पर ब्रेक लगा दिया। तो एक तरफ तो आर्थिक मोर्चे पर ठहराव था, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी और यहीं से कांग्रेस के एक छत्र राज के टूटने का सिलसिला शुरू होता है। 128 ये बस एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जो कांग्रेस 1967 के विधानसभा चुनाव में ला पाई। और पता है, बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े से इतनी दूर रह गई। सत्ता का जो किला था वो दरकने लगा था। और बस इसी मौके को बाकी पार्टियों ने लपक लिया, विचारधारा में एकदम अलग। सोचिए, एक तरफ जनसंघ तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी। सब के सब विपक्षी दल एक साथ आ गए और उन्होंने संयुक्त विधायक दल के नाम से बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना डाली। लेकिन ये गठबंधन का प्रयोग ना ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जरा देखिए, एक साल से कुछ ज्यादा के वक्त में चार मुख्यमंत्री। पहले महामाया प्रसाद सिन्हा, फिर सिर्फ 3 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह, उसके बाद बीपी मंडल और फिर भोला पासवान शास्त्री। मतलब ये राजनीतिक अस्थिरता का एक ऐसा दौर था जो बिहार ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इसी राजनीतिक उठापटक और आर्थिक बदहाली के माहौल से एक ऐसे आंदोलन ने जन्म लिया जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बिहार के छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उन्हें बस एक नेता की तलाश थी और वो नेता उन्हें मिले 71 साल के स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी। और मजे की बात यह है कि इसी छात्र आंदोलन से निकले थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे बिहार की राजनीति के भविष्य के बड़े बड़े नाम। जेपी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं की, उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। मतलब उनका लक्ष्य था पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना। अब इस आंदोलन की आग इतनी तेजी से फैली कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया और जेपी, लालू, नीतीश समेत विपक्ष के हजारों नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया। खैर, 2 साल बाद जब इमरजेंसी हटी तो देश की राजनीति पूरी तरह से एक नई करवट ले चुकी थी। जेल में जो विपक्षी नेता एक साथ बंद थे, वो अब एक नए राजनीतिक प्रयोग के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई
और चुनाव का ऐलान हुआ। इमरजेंसी के खिलाफ लोगों के गुस्से की एक ऐसी लहर चली कि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बना ली और इस लहर ने बिहार में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका। सत्ता की बागडोर आई जननायक कर्पूरी ठाकुर के हाथों में। अब देखिए, भले ही जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का एक फैसला बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गया। और वो फैसला था सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करना। बस इस एक कदम ने राजनीति का पूरा खेल अगड़ी पिछड़ी जातियों के समीकरण पर ला खड़ा किया और ये समीकरण आज तक बिहार की सियासत की सबसे बड़ी हकीकत है। हाँ, तो जनता पार्टी का प्रयोग तो टूट गया, लेकिन सामाजिक न्याय की जो राजनीति कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की थी, वो अब एक नए और शायद ज्यादा मुखर नेता की तलाश में थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ लेती है। साल था 1989 और उस साल के भयानक भागलपुर दंगों ने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी की कील ठोक दी। राज्य सरकार दंगों को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का जो पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक था, वो छिटक गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और अब वो एक नए मसीहा की तलाश में थे। और फिर 1990 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बदलाव पर मोहर लगा दी। जनता दल 122 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस महज 71 सीटों पर सिमट गई। मतलब बिहार में दशकों पुराना कांग्रेस राज आधिकारिक तौर पर अब खत्म हो चुका था। अब सवाल ये था कि इस नई ताकत का चेहरा कौन बनेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जनता दल के अंदर ही दो बड़े दावेदार खड़े हो गए। एक तरफ थे पिछड़ों और यादवों के करिश्माई नेता लालू प्रसाद यादव, जिन्हें उप प्रधानमंत्री देवीलाल का पूरा सपोर्ट था, और दूसरी तरफ थे पुराने और अनुभवी नेता रामसुंदर दास, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री वीपी सिंह का समर्थन हासिल था। दिल्ली में चल रही इस शाह और मात के चेल में लालू प्रसाद यादव ने वो दांव चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सबसे बड़े विरोधी चंद्रशेखर का समर्थन हासिल कर लिया और फिर विधायकों के बीच हुए एक बेहद नाटकीय वोट में उन्होंने रामसुंदर दास को मात दे दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 10 मार्च 1990। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ बंद दरवाजों वाले राजभवन में नहीं ली। उन्होंने शपथ ली पटना के विशाल गांधी मैदान में हजारों लाखों आम लोगों के बीच। ये एक तरह से पुरानी एलीट राजनीति के खिलाफ एक खुली बगावत का ऐलान था। तो एक नए राजा का राज्याभिषेक हो चुका था, एक ऐसा नेता जो सीधे जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा था। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होना था कि क्या ये सामाजिक न्याय का नया मसीहा बिहार को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा, या फिर ये उस दौर की शुरुआत थी जिसे बाद में जंगल राज के नाम से जाना गया।